अगर ये सच है तो अक्टूबर युद्ध विराम के बाद गाजा में सबसे बड़ी सफलता हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी शांति समिति ने हमास से समझौता किया है जिसमें ये आतंकी समूह हथियार डाल देगा। नागरिक और सुरक्षा नियंत्रण एक नई विशेषज्ञों द्वारा संचालित फिलिस्तीनी सरकार को सौंपेगा और अपने हथियारों को 200 से 250 दिनों के भीतर निष्क्रिय करने की अनुमति देगा। अब मिस्र, कतर और तुर्की ने कथित तौर पर महीनों की तथाकथित नाजुक बातचीत के बाद हमास पर यहां तक पहुंचने के लिए कड़ा दबाव डाला। लेकिन गुरुवार को ट्रंप द्वारा इस समझौते की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद दरारें पहले ही दिख गई थी। एक वरिष्ठ हमास अधिकारी ने कहा कि वे तब तक निरस्त्रीकरण की दिशा में एक भी कदम नहीं उठाएंगे जब तक इजराइल पीछे नहीं हटता। इजराइल ने साफ कहा है कि असली निरस्त्रीकरण के बिना वापसी नहीं होगी। दक्षिणी इजराइल के निवासी पूरे समझौते को लेकर संदेह में हैं। आप जानते हैं, जब आतंकवादी वादा करते हैं कि वे मारना बंद कर देंगे, लेकिन लगभग एकमात्र मुद्दा उनके विश्वास का मुख्य मुद्दा है दुनिया के एकमात्र यहूदी देश को मिटा देना। ये वो झूठ है जो आप खुद से कहते हैं ताकि रात को चैन से सो सके। हम नहीं सोचते कि ये समझौता होगा क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमास ऐसा करेगा। वे झूठ बोल रहे हैं, वे ऐसा करना नहीं चाहते। वे हमें जल्द से जल्द मारना जारी रखना चाहते हैं। अब हमारे साथ गजा के लेखक और अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो अहमद फुआद अल खतीब वॉशिंगटन डीसी से जुड़ रहे हैं। वे गजा के निवासी हैं। आप गजा संघर्ष के दौरान जमीनी हकीकत, स्थानीय लोगों से बात कर और दस्तावेज बनाकर सामने ला रहे हैं। इस समझौते के आगे बढ़ने की संभावना पर बात करने से पहले हमें बताइए कि इसमें असल में क्या क्या शामिल है। फिर से आपके साथ जुड़कर अच्छा लगा। प्रसारण से पहले मैंने अल अरेबिया टीवी की रिपोर्ट देखी जिसमें बताया गया कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने भी इस चरणबद्ध निरस्त्रीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की सहमति दी है, जो कि वास्तव में इस समझौते के काम करने का एकमात्र तरीका है। आप हमास को और अन्य गुटों को अपने हथियारों को पकड़े रहने की अनुमति नहीं दे सकते, लेकिन यहां विचार यह है कि एक परिणाम आधारित कार्यान्वयन होगा जिसके तहत, जैसा कि निकोलाई म्लाडेनोव शांति बोर्ड के आयुक्त ने कहा, इजरायली वापसी निरस्त्रीकरण के साथ साथ होगी और इसी शर्त पर हमास इसके लिए राजी हुआ। लेकिन यही एक तरीका है जिससे ये सब पटरी से उतर भी सकता है। हमास पहले अपने तथाकथित भारी हथियार सौंपना शुरू करेगा। ये शब्द एक तरह से दिखावा हो सकता है क्योंकि इसके पास रॉकेट, मोर्टार या आरपीजी के रूप में ज्यादा भारी हथियार नहीं है, लेकिन भारी हथियारों की श्रेणी में सुरंगें भी आती हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। पहले चरण में नक्शों द्वारा विस्तार से बताया गया और फिर अगले चरणों में छोटे हथियारों जैसे AK-47, हैंडगन आदि को लाइसेंस देने पर चर्चा होगी और इन सब का प्रबंधन आने वाली टेक्नोक्रेटिक समिति NCCAG यानी गाजा प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा किया जाएगा। यहां एक और मुख्य बात यह है कि निरस्त्रीकरण यानी हथियार हटाने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन, और मुझे लगता है तकनीकी बातों में जाए बिना यहीं पर चीजें गलत हो सकती हैं। हम उस नई पुलिस फोर्स की बात कर रहे हैं जिसे एनकाग यानी तकनीकी विशेषज्ञ मिस्र और जॉर्डन से लेकर आएंगे और आने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की भी। यही वजह है कि इसे लागू करने में अब से कई महीने लगेंगे और यही असली चुनौती होगी। क्या वे वाकई ऐसी स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां उनका गाजा में नया प्रवेश, क्या वे विश्वसनीय रूप से हमास को उस स्तर तक निरस्त्र कर पाएंगे जिसकी इजराइल को आवश्यकता है? बिल्कुल सही, मैं इसी पर बात करना चाहती हूँ। हमास का सैद्धांतिक रूप से हथियार डालने और शासकीय अधिकार छोड़ने पर सहमत होना कागज पर असाधारण है, फिर भी ये संगठन अब तक टिका है। आप जानती हैं, पिछले कुछ वर्षों में 7 अक्टूबर के बाद से बहुत ही गंभीर इजरायली बमबारी के बावजूद एक युद्ध विराम जिसे हम लगातार टूटते हुए देख रहे हैं, आप कह सकती हैं दोनों पक्षों की ओर से। इस बार ऐसा क्या होगा कि हमास वास्तव में इसका पालन करे जबकि उसके पास ना करने के सारे कारण हैं? यहां जमीन पर वास्तव में क्या बदला है? तो जो नहीं बदला है वो है हमास की विचारधारा। ये 1990 के दशक
कि शुरुआत में पीएलओ जैसा नहीं है जब उन्होंने मूल रूप से कहा था कि हम सशस्त्र संघर्ष छोड़कर राजनीतिक प्रक्रिया या बातचीत को अपनाएंगे। हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वह कई कारणों से मजबूर है, जिनमें उसके क्षेत्रीय सहयोगियों की कमजोरी, इस्लामी गणराज्य ईरान, हिजबुल्लाह शामिल हैं। वे लोग अब पीछे हट रहे हैं। हमास अब तस्करी नहीं कर सकता, वह अपने हथियारों का भंडार नहीं भर सकता। हमास को गाजा के अंदर गहराई से नफरत और घृणा की नजर से देखा जाता है, और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इजरायली और इजराइल समर्थक लोग इस बात को सच में समझें। गजा में हमास से गहरी नफरत है, हालांकि कुछ जगहों पर उसे समर्थन भी मिलता है। पिछले लगभग 10 महीनों से जब से संघर्ष विराम हुआ है, इजराइल द्वारा किए गए हमलों ने आज़ेदीन अल हद्दाद और हमास में बचे हुए कुछ सबसे बड़े नामों को खत्म कर दिया है। उनके कई मिड लेवल कमांडर इस शैकारी युद्ध में थे, जिससे यह समूह बेहद बुरी हालत में है, यहां तक कि उनकी वित्तीय स्थिति भी। हम उनकी भर्ती के बारे में सुनते हैं, लेकिन उनके पास नए भर्ती लोगों को वेतन देने के लिए बहुत कम पैसे हैं। स्थिति यही है। हमास गाजा पर शासन, प्रशासन और नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम नहीं रहेगा। ये न सिर्फ शासन और राजनीतिक दृष्टिकोण से, बल्कि उग्रवाद के दृष्टिकोण से भी है। जिस स्तर पर यह लगभग 2 दशकों से चल रहा था, अब उसी वजह से उन्हें इस समझौते के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दिलचस्प। आप जानती हैं, मैं फिर से इस बारे में बात करना चाहती हूं कि अगर हमास वास्तव में अपने हथियार डाल दे और सत्ता सौंप दे तो क्या होगा? आखिरकार आपको क्या लगता है कि इस समय गाजा पट्टी में पैदा हुए सत्ता शून्य को क्या भरेगा? हकीकत में आप जानती हैं, हमने बहुत सारी योजनाएं देखी हैं। जाहिर है संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से यह बड़ी योजना है, लेकिन क्या कोई ऐसा वास्तविक परिदृश्य है जहां यह संक्रमण किसी तरह की अराजकता में ना बदल जाए? खैर, यही सबसे बड़ा सवाल है ना? कागज पर योजना है कि इसे क्षेत्रवार, इलाकावार, चरणबद्ध लागू किया जाए, जिसमें नई पुलिस, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल उस इलाके में तब प्रवेश करेगी जब हमास मूल रूप से या तो पीछे हट रही हो या नियंत्रण या हथियार छोड़ रही हो। लेकिन गाजा के लोग इस संभावना से डरे हुए हैं। हमने ये युद्ध के दौरान देखा था, जहां गैंगस्टर, लुटेरे, कबीले और मिलिशिया जो कहें तो स्थिरता और कानून व्यवस्था की किसी भी झलक को तबाह कर रहे थे, इजरायली युद्ध मशीन से स्वतंत्र। और यही वजह है कि हमास आबादी के साथ असंभव सौदा करने में सक्षम रहा है, ये कहते हुए कि या तो आप हमारा अधिनायकवादी शासन स्वीकार करें, फांसीवादी नियंत्रण को कुछ कानून और व्यवस्था के बदले स्वीकार करें, या फिर आप पूरी अराजकता का जोखिम उठाएं और कोई भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। तो हमास का एक विकल्प राजनीतिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, लेकिन सामाजिक स्तर पर भी को ध्यान में रखना होगा। असहाय आबादी और आम नागरिकों को आपराधिक गिरोहों से जो असली डर है उसे समझना होगा। मेरी चिंता, और मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, कि हो सकता है हमास के कुछ तत्व अपने रास्ते पर चल पड़े और अपने स्तर पर अलग थलग गुट बना ले। जो इस योजना का पालन नहीं करते, उनसे कई समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है अहमद, मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। हमेशा की तरह इस विषय पर आपका नजरिया सुनना बेहद दिलचस्प रहा। मुझे लगता है सभी उम्मीद कर रहे हैं कि हथियारबंदी सच में होगी, लेकिन हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा।